हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके एंड जेएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। तो देखिए, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो लास्ट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए। तो देखिए, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी कि स्मॉल जी होता है, ये शून्य कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। बात करें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य, ध्रुवों पर सबसे अधिक, भूमध्य रेखा पर सबसे कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा। इसे मरकरी भी कहा जाता है। तो देखिए, मरकरी यानी कि पारा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 80 होती है। लेकिन अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है, तो अधातु है ब्रोमीन यानी कि Br, जिसकी परमाणु संख्या 35 होती है। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1960 में। तो देखिए, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल समझौता हुआ था। देखिए, इस सिंधु जल समझौते में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, इस समझौते में 6 नदियों को लेकर यह समझौता किया गया था, जिसमें कि ब्यास, रावी और सतलज नदी के पानी का नियंत्रण भारत को दिया गया था और सिंधु, चिनाब, झेलम नदी के पानी का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। तो आपको याद रखना है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने। और देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। आपको डेट याद रखनी है, 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा ने अपनाया था, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911 को। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम यानी कि पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता यानी कि कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब देखिए, ये जो कांग्रेस का 27वां कलकत्ता अधिवेशन था जो कि 27 दिसंबर 1911 को हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण धर ने, याद रखना है। और देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया था। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। देखिए, द्वैध शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। देखिए, 1919 से पहले जो प्रांतीय सरकारें थीं तो उन पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण रहता था, लेकिन इस द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करने के बाद स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रांतीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया। यानी कि इस अधिनियम द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच यानी कि प्रांतों के बीच
विषयों का बंटवारा किया गया है। तो आपको याद रखना है, द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और देखिए, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। और बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में किसने लगाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। चलिए आगे देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। देखिए, तराइन के दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, दोनों ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। देखिए, पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और तराइन के दूसरे युद्ध में यानी 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था, जिसने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी की उपाधि दी थी। तो आपको याद रखना है, सिकंदर सानी यानी कि दूसरे सिकंदर की उपाधि किसने दी थी स्वयं को? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। देखिए, सिकंदर सानी का अर्थ क्या होता है? दूसरा अलेक्जेंडर, यानी कि जो सिकंदर था उसे अलेक्जेंडर कहा जाता था। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की किस नदी का अंतर्देश से जल निकास है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत की एकमात्र कौन सी नदी है जो कि जमीन के अंदर समाहित होती है, यानी कि जमीन के अंदर बहती हुई विलुप्त हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लूनी नदी। याद रखना है। देखिए, लूनी नदी के बारे में आपको बता दूं, यह नदी अरावली पर्वत के निकट राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से उत्पन्न होती है, जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौरी जिलों में बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और कच्छ जिले के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो भारत की एकमात्र नदी है जमीन के अंदर विलुप्त होती है, उसका नाम है लूनी नदी। देखिए, इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि का संबंध किससे है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। तो देखिए, जो झूम कृषि होती है ये स्थानांतरित कृषि होती है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पति को काटकर उनको जलाकर जो कृषि की जाती है उसे झूम कृषि कहा जाता है। यह स्थानांतरित कृषि होती है। यह ज़्यादातर मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में की जाती है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए, पहले जो वोट देने की आयु थी यानी कि मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इसे घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो आपको याद रखना है। और देखिए, साथ ही जो संविधान संशोधन है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, जो मनुष्य के मुख में लार होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अम्लीय होती है। अब देखिए, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो इसका पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 के बीच। और देखिए, कई बार पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो आपको ये जरूर याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1950 में। तो देखिए, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था, यानी कि इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं था, इसलिए 13 अगस्त सन 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो आपको याद रखना है। देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए, योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया? नीति आयोग का गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, विवाद होने की स्थिति में अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो आपको याद रखना है, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब आपको यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। याद रखना है।
चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1940 में। तो देखिए 1940 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। अब देखिए 1940 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखिए मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरा चोरी कांड के बाद वापस ले लिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। तो इससे दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? 1 अगस्त 1920 को, और वापस कब लिया था? 5 फरवरी 1922 को। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। देखिए बात करें दयानंद सरस्वती जी की, तो देखिए इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और देखिए स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? तो इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 20 है, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंदेल। तो देखिए खजुराहो के मंदिर ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। तो इनका निर्माण चंदेल शासकों ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य कराया था। देखिए आप कई बार पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर किस धर्म को समर्पित है? तो ये हिंदू धर्म और जैन धर्म को समर्पित है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।